नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात कार्यक्रम आज रात्रि 8 बजे में आपका स्वागत है। और आज हम मिलवा रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत से जो साधन और संसाधन के बगैर एक ग्रामीण अंचल से निकल करके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बने। परम आदरणीय, परम सम्मानित प्रकाश कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं, बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद, बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और रियली उनकी एक जो है स्टोरी सुन करके मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी उनकी एक जो है सक्सेसफुल स्टोरी को सुन करके, और हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी और हमारे अन्य जो छात्र भाई जो आज स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कोई प्रेरणादायी स्टोरी होगी आपकी। और आप जो है बहुत ही मेहनती और परिश्रमी जो है अपने छात्र रहे अपने जीवन के, और उन्होंने जो एक मुकाम हासिल किया है, उनके उस अनुभव का लाभ हमको भी मिलना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी मिलना चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है ऐसी शख्सियत पर, जिन्होंने एक बहुत कड़ी परिश्रम करने के बाद, बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी जगह पाई है। और हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय प्रकाश कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी इस सक्सेस का राज क्या है? जो बचपन में आपने बड़ी स्ट्रगल किया, आप, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आप निश्चित रूप से जो है खुल करके ये बताइए हमें, अपने दर्शकों को, हमारे अपने साथियों को, कि किस प्रकार आप ग्रामीण अंचल से निकल करके जो है और छात्र जीवन में बड़ी परिश्रम करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक अपनी बचपन की स्टोरी से लेकर के अपने सुप्रीम कोर्ट तक के सफर का आप जो है एक विस्तार से वर्णन करेंगे। मेरे लिए गौरव की बात होगी और मेरे दर्शकों के लिए भी गर्व की बात होगी आपकी स्टोरी सुन करके अपने जीवन में, कि वो अपना एक उसका लाभ ले सकते हैं। आदरणीय प्रकाश कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप खुद एक वंचित समाज से आते हैं। इसके बावजूद जी आपने मीडिया की अपनी बातचीत रखने के पटल के महत्व को समझा और आपने जी निजी प्रयासों से, निजी संसाधनों का उपयोग करके इस चैनल को खोला जी है। और आप जी रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। इस देश जी का जो वंचित तबका है, गरीब तबका है, अभावग्रस्त तबका है, वो अपनी बातचीत को सभी के समक्ष इस पटल के माध्यम से रख सकता है। तो हम सभी वंचित समाज के लोगों को, वंचित तबके के लोगों को, गरीब गुरबा को, इस देश के जो बहुजन है, जो मूल निवासी हैं, उनको आपने एक पटल दिया है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं दिल की गहराइयों से। जैसा जी आपने सर। सर कहा कि एक बहुत ही गरीब परिवार से मैं हूं और तमाम चीज है, बिल्कुल सही है। मुझे आज भी अपना बचपन याद है। एक बिहार के एक छोटे से, गया जिला के एक छोटे से गांव में, टिकारी जी सब डिवीजन है हमारा, और वहां पर जी हम लोग एक छोटे से गांव में जन्म लिए। जी और बहुत मुश्किल था शुरुआत का सफर। और जी सच माने तो दिक्कत का एहसास तब होता है जब आपको थोड़ी बेहतर चीजें मिलने लगती हैं। तब लगता जी है कि अच्छा अच्छा, वो अभाव था क्या। क्योंकि जी वहां जी पर हम सभी लोगों को अपने आसपास में एक ही जैसे परिवेश में देख रहे हैं। फटा हुआ जी कपड़ा है, दिन भर में एक या दो टाइम का भोजन है। शहर जाकर के पढ़ने का वहां नामो निशान नहीं था, तो मालूम भी नहीं था कि अच्छा, जीवन में ऐसा भी होता है कि एक टाइम के बाद में शहर जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है। छात्रावास, पुस्तकालय, ये सारी जो हाई फाई शब्द है, ये हम लोग मैट्रिक के बाद सीखे हैं। तो जी थोड़ा सा जी हम बचपन के बारे में आप सबको बताना चाहेंगे। दादाजी, उनके पिताजियों और पिताजी हमारे, जो पूरा जी परिवार हमारा रहा है, चाचा जी हैं, तमाम लोग हैं, ये मजदूर थे। सब अलग अलग जी क्षेत्रों में मजदूरी किए। और जी माता जी थोड़े से कंपेरेटिवली थोड़े से अच्छे परिवार से थी, तो उनका जी शिक्षा के प्रति बड़ा एक झुकाव था। उन्होंने बचपन में ही हम लोगों को बोला था कि तुम लोगों जी को बड़े होकर मजदूर नहीं बनना है, जी चाहे जी कुछ और काम करो, लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है। और जी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी है, अपनी माँ से सुनी है, चाचा जी से सुनी है। घर में जो जी दूसरे बुजुर्ग थे उन लोगों ने बताया कि जी पिताजी पहली बार जब हमारे गांव में उस समय स्कूल नहीं था, जी उसमें कोई स्कूल नहीं था, और कक्षा 1 से लेकर के 3 तक का जो पढ़ाई का जो सुविधा था, वो हमारे ही वंचित समाज के
एक एक किसान थे जो आसपास के किसानों से थोड़ा संपन्न थे। उनके जी पास जी में 10-12 बीघा जमीन था। तो छोटे लोगों से, गरीब लोगों से वो जरूर संपन्न थे उस मामले में। लेकिन हम जब जी शहरों से तुलना करते हैं तो उनके पास में संपन्नता बिल्कुल भी नहीं था। जी लेकिन जी खैर, जी जो भी था, उनको इस बात का एहसास था कि गांव के लोगों को, गांव के वंचित बहुजन मूल निवासियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अपने निजी खेत की जमीन पर निजी पैसे से, निजी प्रयास से उन्होंने 3-4 कमरे का एक स्कूल बना रखा था। और जी हम लोग जब हम लोग जब ग्रेजुएशन कर गए, जब लॉ में चले गए, तो मतलब कि पढ़ाई शुरू करने के लगभग लगभग 25 साल के बाद में ये जी सुनने में आया कि सरकार से उनको थोड़ी बहुत कुछ कुछ सहायता वगैरह मिलने लगी। नहीं तो जी जी जब हम लोग वहाँ क्लास 1 में पढ़ने गए तो सरकारी कोई सहायता उनके पास में नहीं थी। जो भी बेचारे खेत से कमाते थे, से जुगाड़ करते थे, उसी से वो जी स्कूल, उस स्कूल को चलाते थे। हम जी विद्यार्थियों के लिए कभी कुछ कॉपी है, कभी कुछ कलम है। कॉपी ओपी तो हम लोग को बहुत लेट से मिला है। हम लोग स्लेट पर पढ़ते थे। अब की जो पीढ़ी है, आज की जो जी दिल्ली की पीढ़ी है, मुंबई की पीढ़ी है, बड़े शहर की पीढ़ी है, इनको तो शायद जी ही नहीं पता हो, या इनको शायद ही पता हो अगर इन्होंने अपने घर में सुना हो कि स्लेट क्या होता है। स्लेट एक जी जी काले कलर का, एक पत्थर का एक बनता है, उसके चारों ओर लकड़ी का, उस पे एक सपोर्ट दिया रहता है और आप चौक से, खल्ली से उसके ऊपर लिखते हैं। उसकी अच्छी बात है कि जी उस पे जी अगर अगर कुछ गलती भी हो गया तो आप उसको पानी वाले कपड़े से साफ कर दीजिए, फिर उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। तो हम जी लोग क्लास 1, 2, 3 जो है उसी स्लेट पर पढ़े, उसी गुरुजी के यहाँ पढ़े। और अ, मुझे आज भी कभी कभी जब मैं अपने अतीत में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार, वो आदमी तो अनपढ़ थे, वो जो किसान थे, फिर उनको इस बात की समझ कैसी थी, उनको इस बात का पकड़ कैसे था कि हमारे गांव के बहुजन तबका के बच्चों को, मूल निवासी तबका के बच्चों को, गरीब को, गुरुआ को, इनको पढ़ाना है। क्योंकि निश्चित तौर पर 3 जी कमरे बनाने में खर्च हुए होंगे। निश्चित तौर पर 3 कमरे का जी जो स्कूल बना, उसमें जमीन भी जिंदगी भर के लिए उनके हाथ से निकल गई। हालांकि ओनरशिप आज जी भी उन्हीं के पास में है स्कूल का। ओनरशिप, जी जी जमीन के मालिक आज भी वही है। लेकिन इतने जी दिनों से उस पर कोई उपज नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है, उतना जमीन जो है उनका बढ़ा गया। तो मैं आज जी भी सोचता हूँ कि वो कौन सी शक्ति थी, कौन सी प्रेरणा थी जो उनको ताकत दिया कि जी स्कूल बनना चाहिए, और निजी निजी पैसे से उसको चलाते थे। तो डॉक्टर साहब, जी क्लास 1, 2, 3 हम लोग वैसे स्कूल में पढ़े, और एक ही गुरुजी थे जो तीनों जी क्लास को मैनेज करते थे। 1 घंटा इस क्लास में, 1 घंटा उस जी क्लास में, एक घंटा उस क्लास में। उसके बाद जो नजदीकी जी हमारा कस्बा था, जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, अनुमंडल, जहां पर जी एसडीओ बैठते अनुमंडल हैं, तो वहां पर सबसे जी जी नजदीकी स्कूल था हमारे गांव से निकल करके। और हमारे जैसे गांव के कम से कम 20-25 गांवों का वो सब डिवीजन था। तो वहां पर क्लास जी 4 से लेकर के 7 तक की पढ़ाई वहां पे किए। और जी वहां भी जो, वहां जाने के बाद में थोड़ा समझ में आया कि अच्छा अच्छा, जी संपन्न आदमी और विपन्न आदमी में क्या फर्क है। हम लोग विपन्न जी वाला जी कैटेगरी में थे, तो हम लोग फटे पुराने कपड़े में स्कूल चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं ले जी जा रहे हैं। कभी कभी जो है चना का चबैना होता है, उसको कढ़ाई, जी नमक कढ़ाई को चूल्हे पे बैठा करके आप उसमें जी रेत में या बालू में चना को जब भूंजेंगे झाड़ू से, तो उसको चबैना जी बोलते हैं। तो वो जी हम लोग जी को मिलता था कि 2-3-4 मुट्ठी ले लो, किसी कपड़े में थोड़ा सा जी गुड़ का भेली रख लो, या थोड़ा जी अचार रख लो। तो वो रख के हम लोग चले जाते थे, फिर वहां पढ़े लिखे। जब वहां गए तब थोड़ा समझ में आया कि नहीं, हम में और बाकी लोगों में थोड़ा सा फर्क तो है। उनके पास जी खाने के जी लिए बढ़िया खाना है, रोटी है, सब्जी है, हमारे पास सबैना है। वो बढ़िया शर्ट पैंट जी पहन के आते हैं। हालांकि वो बच्चे भी हाफ पैंट ही पहनते थे, क्योंकि क्लास 4 की जी बात है। जी जी 1, 2, 3 हम लोग गाँव में बहुत पढ़े, बचपन की फिर बात है कक्षा जी 4 में वहां पढ़ने गए, तो हाफ पैंट ही जी पहनते थे। लेकिन उनमें से कई जी बच्चे अपने पिता के साइकिल पे आते थे। उस समय मोटरसाइकिल और कार का समय नहीं था। बढ़िया से जी जी वो बढ़िया, तो जो मतलब दो दो अपना सौ बीघा हाँ, 200-200 बीघा जो जिनके पास जो खेत भी है अगर, तो उनके पास भी जी साइकिल ही होता था। जी 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 कुर्ता पजामा और साइकिल पे बैठाए, अंगोछा साइड में लगाए, अपने बच्चे को पीछे बैठाए कैरियर पे, और उसको लाद के ले गए। हम लोग पैदल जी चल के आते थे। तो जी कक्षा 4 से ये समझ में आने लगा था कि अगर हमको फलाने सिंह की तरह, या फलाने राय की तरह, या फलाने चौधरी की तरह बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिताजी जी के पास खेत तो है नहीं, पिताजी के पास मजदूरी का है। और जिस दिन वो, जी उनकी जवानी खत्म होगी, उनकी मजदूरी खत्म हो जाएगी, फिर यही जी घर का लोड हमको उठाना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर जी साहब कक्षा 4 में समझ में आ गया था। जी आज बिल्कुल ये आज बात भी आपने हमारे बहुत घर बड़ी में है
कई लड़के लड़कियां हैं जो कक्षा 4 में हैं, उनको यही नहीं समझ में आता है कि आप जो है घर के रोटी और पराठे को छोड़ करके आप सैंडविच खाते हैं, एक सैंडविच जी 30 रुपए का आता है, उनको वो संघर्ष नहीं पता है। जी 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 उनको उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि आपके एक सैंडविच के 30 रुपए के चक्कर में किसी गरीब के यहाँ 2 किलो जी आटा आ सकता है, 3 किलो आलू आ सकता है, सब्जी आ सकती है, तमाम चीजें आ सकती हैं। खैर, हम लोग फिर जी वहां जी से पढ़ना लिखना शुरू किए। जीवन में लगभग लगभग हर साल ही ऐसा होता था कि जी किताब उताब के लिए पैसा मिल नहीं पाता था। तो जिस जिस जी स्कूल में गए, टीचर लोगों के शुरू से प्रेमी रहे, टीचर ने हमेशा हम लोगों को बहुत प्यार किए। और प्यार करने का रीजन ये था कि टीचर की अपेक्षा होती थी कि भाई विद्यार्थियों का मतलब होता है 100 में 90 डिसिप्लिन रखो, तो हम लोग 100 में 100 जी रखने वाले आदमी थे। जी तो जी जी एक बिल्कुल तो सही वो है। वजह थी। दूसरा पढ़ाई जी के प्रति था कि जितना स्कूल में समझा दिया गया उतना स्कूल में समझ लेते थे। जो नहीं समझ जी में आता था तो रास्ते भर सोचते आते थे, अपराध भाव से ग्रसित होते आते थे कि देखो जी आज हम इतना दूर चल के गए, इतना दूर चल करके आए, लेकिन गुरुजी हमारे जो है 6 ठो मैथ बताए, हम 5 ही ठो मैथ समझे, एक ठो मैथ नहीं समझे, ये तो आज का नुकसान हो गया। भाई वो जो बड़ा जी घर का बच्चा है उसके यहाँ तो उसकी बड़ी बहन है पढ़ाने वाली, बड़ा भाई है पढ़ाने जी वाली, माँ है, जी बाप है, चाचा है, चाची है, तमाम लोग हैं, जी वो तो सीख जाएगा, हम कहाँ से सीखेंगे? हमारी माँ जी जी अनपढ़ है, बाबूजी अनपढ़ है, घर में तो ये सारा समझ डॉक्टर साहब क्लास 4 में डेवलप हो गया था। तो जी उसी जी ये समय बात से चीजों को कैसे मैक्सिमम साइंटिफिक उपयोग करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जी मतलब होता है, ये चीज आके हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े कॉमर्स में। साइंटिफिक मैनेजमेंट जी एक शब्द है जिसका मतलब होता है जी कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जी जितना दूर हमारा हाथ जाएगा इतना दूर हम बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। और जी जी हाथ जाने के बाहर के क्षेत्र में कोई काम हमको बोलिएगा तो उसमें जी हमको अतिरेक प्रयास करना पड़ेगा और उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। हम यहाँ से जी जी उठेंगे, वहां जाएंगे, चीज उठाएंगे, फिर यहाँ के बैठेंगे। तो ये जी समझ क्लास 4 में हो गया था कि देखो जी पढ़ने आते हैं, इतना पढ़ लो कि जाते समय अफसोस नहीं हो, ये समझ हो गई थी। जी और जी पिताजी जी बताते हैं बड़े होने के बाद में कि तुमको कभी भी हम लोग को ये नहीं बोलना पड़ा कि तुम जो है बदमाशी मत करो या किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। मतलब जी बचपना साहब बहुत पहले खत्म हो गया था और समझदारी बहुत पहले आ गई थी। ये समझदारी एक आ गई रहा थी है पहले। ये जी। इस कहीं तो न कहीं ये और आपके मेरे ख्याल से पिताजी का ये सिर्फ रुचिर का ये कारण रहा। जी कहीं न जी कहीं जी जी आपके बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी की जो हार्ड वर्किंग उनकी नेचर थी, कठिन परिश्रम करने का आदर्श कहीं निश्चित रूप से आपने अपने पिताजी से लिया और जो स्कूल के अध्यापक थे उनका बिल्कुल आदर्श बिल्कुल। आपने अनुसरण किया। जी, जी, आगे जी जी कंटिन्यू करिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हुँ, ये मुझे लगता है कि ये जो हाड़ तोड़ मेहनत है, ये जो ईमानदारी जी, है, ये जो समर्पण है, मुझे मेरे अंदर जी, मेरे पेशे के प्रति या अपने समाज के प्रति, बहुजनों के प्रति, मूल निवासी के प्रति या समस्त समाज के प्रति, ये सिर्फ मेरे जी, अंदर नहीं बल्कि सभी बहुजनों के अंदर है। और उसका एक जी, बेसिक कारण ये है, मैं अक्सर सोचता हूँ इस सवाल के बारे में कि ऐसा जी, क्या है कि सभी के सभी बहुजन, मतलब 99% बहुजन, 99% मूल निवासी आपको बहुत ही शरीफ, बहुत ही जी, समर्पित, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कटिबद्ध है अपने लक्ष्यों के प्रति और बिना जी, 3-5 वाला मिलेगा। उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने शुरू से मेहनत करके खाया है। कोई जी, जी, नाव जी, बना रहा है, कोई नाव चला रहा है, कोई मछली मार रहा है, कोई कोई जो है खेती कर रहा है। जी, जो जो बड़े स्तर पे खेती कर रहा है वो कुर्मी कला रहा है, जो छोटे स्तर पे खेती कर रहा है वो कोयरी कला, मतलब कुछ ना कुछ ये लोग काम कर रहे हैं। और जी, जी, डॉक्टर बिल्कुल साहब, सही। काम करने वाला आदमी स्वाभिमानी होगा, काम करने जी, वाला जी, आदमी दो टूक बोलेगा, काम करने जी, वाला जी, आदमी बहुत ज्यादा जो है ना वो मीठा मीठा बोलना उसके स्वभाव में नहीं रहता है, क्योंकि वो काम कर जी, रहा है, जी, सीधी सी बात है जी, ना। जी, जी, तो जी। खैर हम लोग अपने उस पे आते हैं। हाँ, तो हाँ, डॉक्टर जी, साहब, जी, शुरू से ही घर का जो अपना बैकग्राउंड था वो कभी भी इस बात के लिए हम लोगों को जगह नहीं दिया कि समय को जी, बर्बाद करना है, धन तो था ही नहीं बर्बाद करने के लिए, समय था अपने बस बर्बाद करने के लिए। लेकिन जी, कक्षा जी, 4 में ये समझ में आ गया कि अगर समय बर्बाद करेंगे ना तो हम जी, अपने बच्चे को कभी भी साइकिल पे स्कूल नहीं ला पाएंगे। और सब चीज तो जी, समझ मैंने समय ही नहीं था कि कॉमर्स क्या है, साइंस क्या जी, है, वकालत क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रोफेसर और लेक्चरर में क्या अंतर, वो सब तो खैर बड़े होने पर समझ में आया। लेकिन उस समय इतना जी, अंतर समझ में आ गया था कि हम अपने गांव से पैदल आते हैं क्योंकि गरीब हैं, और वो फलाने जी, सिंह का बेटा साइकिल पे था क्योंकि वो अमीर आदमी है। और जी, उस समय जीवन में लक्ष्य यही था कि हमको भी साइकिल वाला बनना है, ताकि हमारा जी, बच्चा जब स्कूल में क्लास 4 में पढ़ने आए तो हम उसको पैदल जी, नहीं भेजे अपने गांव से। ये इतना जी, समझ आ गया था। जी, जी, कभी बिल्कुल भी सही। डॉक्टर साहब ट्यूशन कोचिंग की गुंजाइश बनी नहीं।
कभी जी भी नहीं जी बनी, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं था घर में, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन शुरू से हम्म, शिक्षक लोगों के प्यारे रहे, लगाव रहा, उन लोगों का स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा आप जैसे गुरुवर का, और हमेशा जी चहेते रहे शिक्षकों के कारण दो तीन जी चार था, हमेशा सीधे, शरीफ, गंभीर, अनुशासित रहे। आपने जी अपेक्षा की हमसे कि हम तुमको एक चैप्टर पढ़ाए हैं, तुम 80% मैथ समझ जाओ। यहाँ 90% जी मैथ समझने के बाद भी खुशी नहीं था चेहरे पे, अपराध जी भाव था जी कि यार गुरुजी जी तो 100 मैथ पढ़ाए थे ना, 10 हम क्यों नहीं समझ जी पाए। अब ये 10 तो कल हमको जी पढ़ाएंगे नहीं, जी कल तो नया चैप्टर खुलेगा। तो ये वाली हम्म, मानसिकता गुरु को शुरू से समझ में आ गई कि नहीं, ये लड़का जी अपना जो लाइफ का जो जी कैटेगरी है उसको चेंज करना चाहता है। तो बहुत सा फिर हम्म, मदद भी मिलना शुरू हुआ। किसी ने किताबें दे दी कि ऐसा करो, तुम किताब लेते जाओ मेरा वाला, और कल घर जी पे पढ़ना, और कल फिर लेते आना, जी फिर हमको कल क्लास को पढ़ाना होगा। अच्छा, जी कभी जी किसी जी टीचर ने देखा कि बारिश में भीग के आया है, इसके पास छाता नहीं है, तो अपने जी अपने डेरा पे भेज दिया कि जाओ वहां पे जी कपड़े खोल लो और कपड़ा को सुखा लो, जब वो सूख जाए तब पहन के फिर क्लास में चले आना। तो इस तरह का जी आशीर्वाद, इस तरह का सहयोग शुरू से रहा। इसके बाद डॉक्टर साहब आस्ते जी आस्ते 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 फिर 10th किए। 10th करने के बाद फिर आईकॉम किए, बीकॉम किए। बीकॉम करने के बाद में पिताजी ने पूछा कि हम अपने परिवार से पहले लड़के हैं जिन्होंने कक्षा 10 पास किया है। जी जी, जब जब हम लोग अपने 10 पास किए थे अपने कक्षा, 10 जब आप 10 पास किए तो अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10 पास हाँ, किया। जो जो कक्षा जी 10 पास किए थे, और इसके जी बाद फिर इंटर किए, फिर बीकॉम किए। बीकॉम करने के बाद में जब मैट्रिक जब पास जी किए, तब तो पिताजी ने पूछा भी कि ठीक है, जी आगे क्या करना है, कैसे करना है, बताओ, तुम तो मजदूरी करोगे नहीं। क्योंकि उस जी जी समय जी तक हाँ अपनी स्थिति ये बन गई थी। कक्षा 10 हम्म, का एग्जाम देने के बाद से हमारे गांव के जो सबसे बड़े भूमिपति थे, हालांकि थे तो जी सवर्ण बिरादरी के, लेकिन जी हमारे इन गुणों को देख करके, अनुशासन को, समर्पण को, कभी किसी मोड़ पे खड़े हमको नहीं देखे, कभी कोई और हमको अदरवाइज कारणों से नहीं देखे। तो वो जब हम क्लास 7th पास करके 8 में गए थे, तो 15 दिनों का हम्म, स्कूल में छुट्टी था। हमारे यहाँ बिहार जी में पहले सेशन जनवरी से दिसंबर चलता था बिहार बोर्ड में। जी जी तो जी जी कक्षा 7 का एग्जाम दिए, 15 दिनों का गैप था, 8वां में एडमिशन लेना था। तो उन्होंने जी अपने बेटा की के लिए हमको बतौर ट्यूटर अपने यहाँ रख लिया। और जी जी हमको वो 20 रुपया महीना उस समय देते थे। ये बात होगा जी 1991-92 का। तो 20 रुपया चलो अच्छा अमाउंट था, हम मैंने हम लोग के औकात के हिसाब से बढ़िया अमाउंट यानी था। यानी आपको जो है अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव में ट्यूशन देना पड़ा हाँ, ये ना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूशन तो देना पड़ा ये जी अच्छी बात जी। है दूसरा डॉक्टर जी साहब, हमसे जब पिताजी हमारे ये पूछे कि अच्छा, तुमको हम लोग भोजन तो दे ही रहे थे, और तुम्हारे स्कूल के टीचर लोग किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, तो फिर तुमको जरूरत क्या है ट्यूशन का। तो जी आप सोचिएगा कि कक्षा 8 का विद्यार्थी कितना सोच सकता है, कितना जवाब दे सकता है। जी हमने अपने जी पिताजी को यही बोला था कि पापा, पापा ऐसा है कि पढ़ाई के बारे में और जीवन में आगे बढ़ने के बारे में ऐसा बहुत सारा चीज है जो सिर्फ सवर्णों को पता है, ओबीसी को नहीं पता है। हमने उनको जी यही जी कहा था कि हमारे गांव में जी 8-10 घर बड़े जाति के लोग हैं, उन लोगों के पास ऐसा जी बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारा बुद्धि है, जो हम उनके यहाँ बैठेंगे उठेंगे तभी सीख पाएंगे। हम आपके तब पास तभी बैठ करके या अपने टोले बिरादरी में नहीं सीख सकते हैं। और हमारे जी पढ़ाई के गुण को देखते हुए, स्वभाव को देखते हुए उन लोग हमको अपने यहाँ ट्यूशन दिए हैं। तो हम इसको बतौर मॉनिटरी बेनिफिट लेने के बजाय हमने उसको जी जीवन के अगले पायदान का पहला सीढ़ी माना कि उनके यहाँ जाएंगे, जी कैसे बढ़िया से बात करना है वो सीखेंगे, कैसे बढ़िया से सोसाइटी में उठना बैठना है वो सीखेंगे, कैसे जीवन में स्ट्रगल करना है वो सीखेंगे, जीवन की नई चैलेंजेस को समझेंगे। पहले ये तो मालूम चले कि चैलेंज क्या है, उसके बाद फिर रास्ता भी निकलेगा, फिर तमाम चीजें होंगी। तो उनके यहाँ जाने से मैं आज भी उन अपने वो हमारे चाचा, हम लोग उनको बोलते थे, बगल के थे, 3 घर हमारे पड़ोस में थे, उनका हम आज भी बहुत आभारी हैं कि हमको अपना बेटा नहीं माने, लेकिन बेटा से कम कभी नहीं माने। जब जी जी जितना जी हमने उनको इशारा किया कि चाचा वो जी फलाना किताब था, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत था घर में, तो हाँ हाँ बेटा ले लो, कोई बात नहीं, सो जब होगा तब देख लेंगे। तो ट्यूशन में जी कभी जी एडजस्ट किए, कभी नहीं भी किए। तो उस तरह से डॉक्टर साहब फिर जी हम लोग जो है मैट्रिक किए, फिर कॉमर्स में एडमिशन लिए। उसके बाद जैसे ही कॉलेज में गए तो पिताजी ने मान लिया कि हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल गया है। अब हाँ, अच्छा उनका यही था। मतलब उन्होंने उन्होंने माता मतलब जी को एक यही बोला कि देखो। एक मिनट जी ये कहना चाहता हूँ जैसे आप जो है इंटर पास किए
तब की घटना है कि जो अब हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया, पिताजी की क्या सोच हाँ थी उस हाँ समय। हाँ हाँ, उनका असल में ये मानना था कि हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि अब ये थोड़ा पढ़ लिख गया है, अब ये अपने हाँ निर्णय जो है स्कूल के टीचर से पूछ के लेता है, स्कूल के हेडमास्टर से पूछ के लेता है, हमसे तो कभी कुछ हाँ पूछता ही नहीं है। हाँ, तो मतलब उनको उन्होंने तुरंत जो था है कि लड़का हमारे उनको हाथ ये से निकल गया है। जी जी जी। उनको ये आभास हुआ, उनको ये आभास हुआ कि अब जो मैं चाहता हूँ, जो उनके जीवन की जो आपको वो दिशा देना चाहते थे, वो आपको एक तरह से तोल रहे थे। देखिए ये जान रहा है कि अब ये जी जागरूक जी हो गया, ये अपने टीचर से पूछ लेता है, गुरुजी से पूछ लेता है, तो ये उनके मन में भावना रही होगी। ठीक जी, है, तो आगे बिल्कुल बढ़िए, बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिए। उसके बाद डॉक्टर जी साहब क्या हुआ कि हम लोग जब जी बीकॉम कर गए, तब गांव के उसी जो हमारे चाचा थे, जो कि बड़े जमींदार थे, उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा ऐसा है कि हमारा बेटा तो मैट्रिक फेल कर गया, 3 बार दिया, तीनों बार मैट्रिक फेल किया, अब हम उसको बिजनेस में लगा दिए हैं। तो उसी समय जी उसको जो है सीमेंट छड़ का एजेंसी दिला दिए थे, सब डिवीजन जो हमारा था दाऊदनगर, जी वहीं पे उसको खूब बड़ा दुकान और 10-12 जी लेबर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो जो होता है तामझाम बड़े लोगों का, सब करा के दे दिए हमको। वो जी अपने पुत्र की तरह देखते थे, और मुझे लगता है कि जो काम वो अपने बेटे से कागज कॉपी कलम में घिरा हुआ देखना चाहते थे, तो वो चीज वो जी हमसे करने लगे कि अच्छा बेटा, जी अब तुम जो है बीकॉम कर गए हो, क्या करोगे, नौकरी की तैयारी करोगे या एमकॉम करोगे या क्या करोगे? तो जी हमने उनको एक ही चीज कहा था कि चाचा हम कानून की पढ़ाई करेंगे। तो वो 2 मिनट जी चुप रहे, बोले कि वकीलों को तो मूंगफली फोड़ने का पैसा नहीं मिलता है, तुम जो है कहते हो कि तुम जी कानून की पढ़ाई करने के लिए तो बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, 5 साल तुमको जी सपोर्ट घर वाले करेंगे तभी तो कोर्ट में टिकोगे, आने जाने का जी खर्चा है, तुम्हारा यूनिफॉर्म का खर्चा है, कानून की किताबें हैं, ये है वो है। तो हमने उनको एक ही चीज कहा था कि अगर मजदूरी करके हमारे दादाजी के पिताजी जीवन काट लिए, दादाजी काट जी लिए, पिताजी काट लिए, तो हम समझेंगे कि हम जी अपनी मजदूरी कोर्ट में कर रहे हैं, हम जी वहां रहेंगे वकील लेकिन करेंगे मजदूरी। दूसरा जी हमने जी उनको जी ये जी कहा था कि चाचा आप इस बात को मानते हैं कि हमारा जो ये गांव है, एसडीओ साहब के ऑफिस से कम 12-13 किलोमीटर दूर है, ना गांव में जी बिजली है, ना गांव में रोड है, और गांव में जी रोड और बिजली नहीं है तो खाली बहुजन और मूल निवासी को नहीं, सबको दिक्कत है। अगर गांव से कोई जी वकील हो, कोई पढ़ा लिखा बौद्धिक आदमी हो, जिसका चैतन्य जागा हुआ हो, जो सम्यक जी विचारधारा का आदमी हो, तो वो सरकारी अधिकारियों से, नेताओं से गांव की बातचीत रख सकता है। तो बोले कि तुम जी तो नेता लेखा बतिया रहा है, तुम्हारा तो हमको बात जी नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ हमको करना जी क्या है तुम्हारे लिए, कितना तुमको चाहिए हाँ पैसा? तो हम बोले कि हाँ अभी तो हाँ हमको भी नहीं पता है लॉ की पढ़ाई करने में कितना पैसा लगता है, हम पता करके आपको बता जी देंगे। सर जब पता करने जी गए कि भाई कानून की पढ़ाई कहाँ पे होती है, तो मालूम जी चला कि जो सबसे नजदीकी पढ़ाई होगा वो या तो जो है रांची में होगा या पटना में होगा, हमारे जी यहाँ था नहीं। तब जो है जी वो बोले कि भाई उतना तो हम कर नहीं पाएंगे तुम्हारे पीछे। तब जो है मालूम चला कि एक मुसलमान जो है समाज के इमामुल हई खान साहब हैं, वो कांग्रेसी जी जमाने के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने जी बहुजनों, मूल निवासियों और अल्पसंख्यकों को पढ़ाई में जी आगे बढ़ाने के लिए एक एजुकेशनल सोसाइटी खोला था। उसपे कानून की अच्छा पढ़ाई थी, बीएड की पढ़ाई थी, और भी 2-4 पढ़ाई थी, लड़का लड़की दोनों के लिए। तो जी जी हम जी साहब बहुत खुश हुए कि चलिए, एक शिक्षा हम्म, के प्रेमी ने क्लास 1 से 3 पढ़ा दिया, एक दूसरे जी कई लोगों की मदद से क्लास 4 से लेकर के बीकॉम आ गए। अब इस जी मुसलमान नेता के शिक्षा प्रेमी होने के नाते, बहुजन, जी माइनॉरिटी, मूल निवासी के को अपलिफ्टमेंट कराने के सोच के नाते हमको कानून की देखो पढ़ाई का मौका मिल गया। तो जी थोड़े से घर जी वालों का सपोर्ट मिला, थोड़ा सा हमारे जो टीचर थे क्लास 1 से लेकर के बीकॉम तक के लोग, उन लोगों का सहयोग मिला, 2-3-4 स्कूल जी में पढ़े थे उनके प्रिंसिपल लोगों का सहयोग मिला, वो जो हमारे जी सहयोगी थे बगल के चाचा जी, उनका सहयोग मिला। ये सब लोग कर जी धर के, जैसे बेटी का शादी होता है ना, तो जी चाचा ये दिया, मामा ये दिया, फूफा ये दिया, ये किया, उस तरह से हमको इन लोग साज बाज के जो है वहाँ कॉलेज में भेजे और पढ़ने हम लोग लगे। और जी यही सर कसम खाए थे कि जितना भरोसा से इन लोग हमको आगे बढ़ा रहे हैं, इस भरोसे को जी पूरा जीवन लेकर के चलेंगे। और जी कानून की पढ़ाई में एडमिशन लिए, जी एडमिशन लेने के बाद जो पहला काम किए वो ये किए कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सीनियर पकड़ लिए। तो सीनियर के जी यहाँ गए, जी जी सीनियर के यहाँ गए,
मतलब एलएलबी की पढ़ाई आज करना शुरू किए हैं, अभी हमको 3 साल देर है कोर्स पूरा करने में, फिर लाइसेंस लेंगे तब वकील बनेंगे। लेकिन हमने कहा कि जिस महासमुद्र में मंथन हमको 3 साल के बाद करना है, उस पर आज ही उतर जाओ। नहीं कुछ तो किनारे की समझ होगी, नहीं कुछ तो लहरों की समझ होगी, कुछ तो समझ हो ही जाएगी, है ना। तो हमने साहब एक सीनियर खोजा और उनका जो है उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पूछा कि अरे हमारे यहाँ तो लोग लॉ करने के बाद आते हैं, तुम पहले क्यों आ गए? तो हमने कहा सर 2 उद्देश्य से आए हैं। पहला उद्देश्य, आपके पास में रहेंगे तो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी सीख लेंगे, कोर्ट का माहौल सीख लेंगे, जो हिचक है थाना का, पुलिस का, इधर का उधर का, वो सब कुछ सीख लेंगे। और दूसरा कि एक हमको बढ़िया सीनियर मिल जाएंगे, आपके यहाँ अभी से काम करेंगे, 3 साल बाद ज्वाइन करेंगे तो अपनापन 3 साल के बाद से शुरू होगा। आज से काम करेंगे तो अपनापन हमेशा 3 साल मैंने ज्यादा हमारा आपसे होगा। तो बोले कि यार तुम आदमी बहुत तेज हो। हम बोले सर जरूरतमंद आदमी तेज ही होता है, जरूरतमंद आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो हमेशा दूरदर्शी होता है, क्योंकि उसको पता है कि ना उसके बाबा जी कुछ करेंगे, ना दादा कुछ करेंगे, और ना खानदान के लोग कुछ करेंगे। बड़ी साफ सुथरी बात है। तो हमने उनका काम करना शुरू किया सर, और ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर में एलएलबी पार्ट 1 का हमारा जब रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के दिन हमारे जो सीनियर थे उन्होंने अपने 10-12 सीनियर वकीलों के बीच में इस बात को बोला कि हमारे यहाँ लॉ किए हुए वकील आते हैं, जिनकी कानून की पढ़ाई हो गई है, लाइसेंस मिल गया है, उन लोगों को कम से कम 2-4-5 साल समय लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ड्राफ्टिंग सीखने में, रिसर्च सीखने में। अगर हम उनको कोई भी प्रॉब्लम देते हैं कि वो जमीन पे स्टे है, दादा का नाम, मैंने कोई भी लीगल जिसको बोलते हैं लीगल समस्या देना, तो उन लोगों को 2-4-5 साल लगता है वो समस्या का समाधान जजमेंट के थ्रू निकालने में। और ये लड़का देखो एलएलबी करने के पहले दिन से हमारे यहाँ लगा रहा, आज इसको 1 साल हुआ है, आज ही इसका रिजल्ट आया है पार्ट 1 का। और ये लड़का जो है ड्राफ्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा सीख चुका है 1 साल में, और रिसर्च पूरा सीख चुका है। इसको हम कोई भी लीगल समस्या देते हैं तो ये हमको खट से निकाल के देता है। अच्छा, इसी 1 साल में उनसे सर इतना अपनापन हो गया था कि उनको ज्वाइन करने के 21वें दिन, मतलब 20 दिन बीता, 21वें दिन उन्होंने बोला कि कहाँ तुम रखे हो डेरा? तो हम कहे साहब फलाने मोहल्ला में। कितना देते हो किराया? तो साहब 250 रुपए। 250 में कैसे कमरा है? तो हमने कहा साहब वो 4 दीवार है और ऊपर वो लोहे का छत है। तो बोले कि यार जब तुमको वैसे ही रहना है तो फिर तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ 3-4 कमरा बना हुआ है ऑफिस के स्टाफ के लिए, मुंशी के लिए और ड्राइवर के लिए, बॉडीगार्ड के लिए, उनके पास अपना बॉडीगार्ड वगैरह भी था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अच्छे नामी वकील था हमारे डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके लिए तुम जो है एक कमरा तुम भी ले लो। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो हमको देखते थे कि हम इसको सुबह में बुलाते हैं, 8 बजे चला आता है, 6 बजे, 6 बजे से लेकर के 9:30 तक हमारे ऑफिस में काम करता है। फिर 9:30 में हम कोर्ट के लिए तैयार होकर निकलते हैं तो साथ ही कोर्ट चला आता है। हम लोग का जो कॉलेज था वो इवनिंग क्लास था। फिर कोर्ट खत्म हुआ, फिर साथ में ये चैम्बर में आता है हमारे, फिर वहां 1 घंटा काम किया, फिर अपना साइकिल उठाता है, फिर खट से भागता है कॉलेज, वहां से 9-9:15 बजे क्लास करके आता है, फिर हमारे साथ काम करता है। तब उन्होंने कहा जब तुमको रात दिन तुमको जब यहीं पे काम करना है, यहीं पे तुमको रहना है, तो फिर तुम रहो भी फिर तुम यहीं पे, रात को क्यों 3-4-5 घंटा के लिए तुम जो है अपने घर जाते हो, अपने कमरे पे जाते हो। तो उनके आशीर्वाद से कमरा भी मिल गया। अच्छा, जब कमरा मिला तो फिर 3 टाइम भोजन भी मिल गया। अच्छा, जब 3 टाइम जब भोजन मिलना शुरू हुआ तो जिस बाप माँ की कमी हम यहाँ महसूस कर रहे थे, जिस बड़ा भाई बड़ी बहन की हम कमी महसूस कर रहे थे, जिस गांव के अपनापन की कमी हम महसूस कर रहे थे, तो वो कमी भी हमको इनके यहाँ पूरा हो गया। उनकी वाइफ बड़ी बहन बन गई हमारी, सर हमारे बड़े भाई बन गए, है ना। और उसके बाद जब पढ़ने लिखने लगे उनके यहाँ रह करके, तो किताब कॉपी सब कुछ वहीं से होने लगा। तो डॉक्टर साहब कदम कदम पर इस प्रकृति ने हमको अलग अलग माध्यम से मदद देती रहा और मिलता रहा और आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद में एलएलबी करते करते में हमारे पास में सर का दिया हुआ कम से कम 100-150 क्लाइंट हो गया था। वो कैसे हुआ था कि एक टाइम के बाद में उनके पास क्रिमिनल और सिविल काम जब बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने लेबर डिस्प्यूट जो होता है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट, उसका सारा मुकदमा हमको दे दिया था कि प्रकाश तुम इसका सारा ड्राफ्टिंग करो, सारा रिसर्च करो। और उनके पास अपने 25-26 जूनियर थे, तो उन्होंने कहा कि जिस 25-26 जूनियर में से तुमको जो वकील ठीक समझ में आए तुम उसको उठाओ और अपना केस तुम बहस करवा लो, क्योंकि तुम अभी बहस कर नहीं सकते हो, क्योंकि हम वकील तो बने नहीं थे उस समय तक में। तो ठीक है साहब, करना शुरू कर दिए। तो हमारे सीनियर के 12, 15, 16, 18 ग्रुप में एक चीज चली गई थी, एक लड़का ऐसा आया है फलाने जगह से जिसके लिए वकालत का मतलब है 17-18 घंटा।
वो सुबह में जी 4:30-5 में नहा वहा करके जो है पंडितों की तरह नहा वहा के एकदम जी तैयार होकर के जो है वो चला आता है सर जी के चैम्बर में, और वहीं पे 4-5-6 घंटा काम करेगा, फिर कोर्ट जाएगा, फिर क्लास जाएगा, फिर वहां से फिर ऑफिस आएगा, और उसके बाद जी कहता है कि सर कल का डायरी दे दीजिए, फाइल दे दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो ये था। जी तो जैसे ही एलएलबी किए डॉक्टर साहब, हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले वकील थे जिसको जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने जो है हाई कोर्ट भेज दिया। ये मतलब अच्छा, हम लोग हम डिस्ट्रिक्ट लोग कोर्ट के हम लोग वकीलों ने 15-16 आपका साल में, हाँ हाई कोर्ट भेज दिया। जी अच्छा, हाई कोर्ट क्यों भेजा? जी जी इसलिए भेजा कि जब तुमको कमाना जी है नहीं, तुम जो कमाते हो तुम लगा देते हो डिस्ट्रिक्ट ये डीएलसी के जो मुकदमा आते हैं लेबर लोग का। मुकदमा कैसा था कि भाई डॉक्टर साहब 4 मजदूर को काम करने के लिए भेजे किसी सेठ के यहाँ, 3 महीना काम जी वहां किया, उसको पैसे नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर हमारे जी सीनियर के पास वो 3 आदमी गया, मजदूर गया हमारे पास, उसको रेफर किए कि जाओ हमारा जूनियर हो, तुम्हारा वो केस देख लेगा। हमारे पास आए तो हम जी उससे कितना पैसा मांग लेंगे भाई, हम उससे क्या मांग लेते हैं? हम उसे उल्टा पूछते थे जी। कि भाई खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो? तो नहीं सर अभी नहीं खाते, अच्छा, चलो खा लो। जी तो सर का वहां खाता था, उसको वहां खाना हम लोग जी खिला देते थे। अब उसके बाद जी टाइपिंग फोटोकॉपी कैसे कराए नहीं कराए बात ही नहीं समझ में आता था। तो खैर सर जी और उनका पूरा जो ग्रुप था 15-16 सीनियर का, वो हमेशा हमको जी बोले हुए थे कि तुम्हारे किसी जी भी केस में जो है टाइपिंग फोटोकॉपी कोर्ट फी वेलफेयर तुमको अपने घर से नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारी जी गुंजाइश नहीं है, वो हम लोग जी तुमको जी देंगे, तुम खाली मेहनत करो केस पे। तो ड्राफ्टिंग जी वाला पार्ट हम कर दिए, रिसर्च वाला काम हम कर दिए, बहस कभी सर से करा लिए, कभी सर के टीम से करा लिए, कभी उनके 25-26 जूनियर थे उनसे करा लिए। तो एलएलबी जी करके जब निकले तो उनकी पूरी टीम ने कहा, उनके पूरे सीनियर के ग्रुप ने कहा कि देखो प्रकाश तुमको कमाना तो है नहीं, तुम एकदम सोशलिस्ट जी नेचर का तुम आदमी हो, तुमको हर समय गरीब गुरबा भूखमरी इंसान मजदूर तुमको ये सब दिखता है। तो बाबू जी हम लोग का ग्रुप से जो केस निकलता है हाईकोर्ट में जाने के लिए, हम लोग को जी तुम्हारे नेचर का वकील वहां चाहिए था जो इतना ही जी ईमानदारी से हाईकोर्ट का ब्रीफ हैंडल कर सके। अभी हम लोग जी जो जी देते हैं प्योर कॉमर्शियल एंगल है वहां पे, प्योर जी प्रोफेशनल एंगल है वहां पे। तो हम जी सर जी जी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले वकील थे जो कि जी मेरे जानकारी में जो कि जी अपने पैरवी से या अपने मेहनत से या अपने लिंक से हाई कोर्ट नहीं गए, हमको हमारे ग्रुप के सीनियर लोगों ने, सीनियर के दोस्त लोगों ने जो है, फिर वहां वही बेटी की शादी हो गई, कोई जो है हाई जी कोर्ट में हमारे लिए कमरा खोज दिया, कोई वहां तखत रखवा दिया, कोई वहां बिस्तर लगवा दिया, कोई किताबें लगवा दिया, कोई किसी सीनियर के यहाँ बात करके हमको जूनियरशिप में जो है एंट्री करवा दिए, फिर वहां साहब काम जी करने लगे। 3-4 साल जी वहां पे काम धंधा किए, काम धंधा करने जी के बाद में फिर हाई कोर्ट के वकील, क्योंकि हाई कोर्ट में आप जब काम करते हैं तो नीचे में 7-8-9 डिस्ट्रिक्ट में आपका उठना बैठना होने लगता है। एक जी एक जी शनिवार एक जिला घूमने चले गए, दूसरा शनिवार दूसरा जिला चले गए, तीसरा शनिवार तीसरा जी जिला चले गए। तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकीलों की एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय हुआ कि यार जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों की जो रिक्वायरमेंट थी वो तो प्रकाश पूरा कर दिया हाई कोर्ट में, लेकिन हमारी भी तो जरूरत सुप्रीम कोर्ट में है, और वहां पे तुम्हारे तरह कोई है नहीं हमारा। यहाँ भी जी सारे जी प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, सारे कैपिटलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। तुम एक काम करो, तुमको अगर समाज सेवा ही करना है तो तुम्हारा जी कमरे का किराया और खाने का खर्चा हम लोग वहन कर लेंगे, तुम जाके प्रैक्टिस हम्म, सुप्रीम कोर्ट में करो। हम बोले ठीक है, जी लेबर गिरी ही तो करना है, लेबर गिरी जी ही जी करना है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो या हाई कोर्ट में करो या सुप्रीम कोर्ट में करो। तो हम लोग डॉक्टर साहब आप लोगों जी के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से, सभी बहुजनों के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के जी तपस्या से, खानदान वालों के तपस्या से, गांव वालों की मदद से, 3-4 स्कूल के जी प्रिंसिपल के आशीर्वाद से, सभी शिक्षक के आशीर्वाद से, 2-3 ठो प्यून हमको अपने जी लाइफ में ऐसे ऐसे मिले हैं। कॉलेज के हमारे एक प्यून थे जी अजय जी, कॉलेज में फिर हमारे जी स्कूल में प्यून थे रामू सर। तो रामू सर जो जी थे निसंतान थे, तो मेरा बहुत बार जी किताब का तो खर्चा वो हमको दिए हैं। अब आप बताइए कि जी जीवन में जब आप इतना सारा एहसान लेकर के निकलिएगा तो आप स्वार्थी कहां से बन जी जाइएगा? आप नहीं जो है नहीं ये किस तो दिल के सही आदमी रहिएगा कि आप जो है पैसे के जी पीछे भागना शुरू कीजिएगा आप। तो हम जी लोग डॉक्टर जी साहब जी फिर बिल्कुल सुप्रीम सही कोर्ट आए, हम लोग फिर जी सुप्रीम कोर्ट आए। यहाँ तो मालूम था ना कि कमरे का किराया और खाने का खर्चा हमको रांची हाईकोर्ट कर देगा, कोई दिक्कत है जी नहीं। 7-8 गो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा उठना बैठना था, और हाई कोर्ट में हम्म, उठना, और कुछ लोगों से जब मेरा संबंध था ही, तो वहां से केस भी जी आने लगा, काम भी चलने लगा। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे हमने अपने प्रोफेशन जी को शुरू से रखा कि बहुत ज्यादा जी प्रॉफिट भी नहीं हो, बहुत नुकसान भी नहीं हो। जी नुकसान क्यों नहीं हो? क्योंकि नुकसान जी होगा तो हम देंगे कहां से? मेरे पास कोई जी रिजर्व फंड तो है नहीं, सीधी बात है। हम्म, तो हम्म, और काम हमेशा बढ़िया रहा और तमाम चीज चलता रहा। इसी कड़ी में जो है
फिर जब प्रोफेशन जब ग्रो होने लगा, हम लोगों का दूसरे स्टेट में आना जाना शुरू हो गया, दूसरे हाई कोर्ट में जाने लगे, दिल्ली के दूसरे कोर्ट में पीआर होने लगे, तब जो है आस्ते 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 बहुत आस्ते आस्ते पहचान बनने लगी, नाम बनने लगी, लोग जानने लगे, दूसरे विंग से भी क्लाइंट आने लगे, तो उनसे थोड़ा सा हम लोग कॉमर्शियल एंगल रखे, क्योंकि फिर शादी वादी करना था, माँ बाप को यहाँ पर लाना था। डॉक्टर साहब, आप लोगों के आशीर्वाद से आज जो है हमारे माँ बाप हमारे साथ में दिल्ली में रहते हैं, पत्नी यहाँ पे है, बच्ची यहाँ पर है। आप लोगों के आशीर्वाद से पिताजी की मजदूरी बहुत पहले छूट चुकी है, गांव आना जाना है, 2-2.5 महीने पे एक बार जाते हैं, वहां पे आना जाना है। लेकिन एक प्रण था कि पिताजी को उनके जीवन काल में ही हो सके तो कैटेगरी चेंज करके दिखा देंगे, और खानदान के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पिताजी के जीते जी उनको पीढ़ी चेंज करके दिखा देंगे। जी आपने कल बताया। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक बात। तो उसके बाद डॉक्टर साहब जो है सफर चलता रहा, उसके बाद फिर समाज में काम करने का फिर जो है शुरुआत हुआ। जब लगा वकालत जब थोड़ा ठीक हुआ, ठीक होने के 4-5 साल के अंदर में एक छोटा सा रिहाइश कर लिए, एक छोटी सी गाड़ी कर लिए। उसके बाद जब लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, क्योंकि हमको तो मजदूरी करना था, हमको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजदूर बनना था। वो तो समय की बात है कि समय ने हमको हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट ने हमको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, लेकिन हम यहाँ पे घर गाड़ी करने तो आए नहीं थे। तो तुरंत हमने क्या किया कि 5 दिन सुप्रीम कोर्ट चलता है, अब हमने 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में काम करना शुरू किया, 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में काम करना शुरू किया, और हफ्ता में 5 दिन हमने समाज में घूमना शुरू किया। जहां जो भी बुलाए मिलने जुलने वहां चले जाएं, या कोई हमारे दुख सुख के साथी है, कोई समस्या में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको खून चाहिए, या कोई मुकदमे में कोई पेशी करवाना है, या कोई भी सामाजिक काम है, वहां जाने लगे। और पूरे के पूरे बहुजनों में, मूल निवासी में जो भी समस्या है कि कैसे ये समाज इतना विखंडित है, कैसे ये समाज इतना टूटा फूटा है, कैसे सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते, कैसे जो है हम एक दूसरे से दूर हैं, जड़ हमारा एक है लेकिन हम पत्तों के रूप में इतने ज्यादा अलग हैं, तो एक पत्ता दूसरे पत्ते के पास बैठने को तैयार नहीं, साथ खाना खाने को तैयार नहीं, साथ पानी पीने को तैयार नहीं, एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना है। और इस चक्कर में ये जो 10,000 पत्ते हैं मूल निवासी के या बहुजन के, ये एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतने अलग हैं कि मैं क्या बताऊं। तो उस पे डॉक्टर साहब हम लोग फिर काम करना शुरू किए, और आप लोगों के शुभकामना से, आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने कक्षा 1 से लेकर के बीकॉम तक के जितने भी हमारे साथी थे, टीचर थे, कॉलेज के स्कूल के प्यून थे, 4 स्कूल के हेडमास्टर थे, जहां से इंटर किए, बीकॉम किए, वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर, वहां के हमारे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, वहां के हमारे प्रिंसिपल, फिर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, वहां पढ़ाने वाले। क्योंकि डॉक्टर साहब जीवन में ना हम ऐसा कभी कुछ पाए ही नहीं जो हमको हमारे कारण से मिला हो, हमको हमेशा सामने वालों ने दिया है। किसी ने कहा कि तुम्हारा मैथ ठीक है, मैथ की किताब ले लो, किसी ने कहा कि तुम्हारा बहस ठीक है। जब एलएलबी जब सुप्रीम कोर्ट आ गए थे डॉक्टर साहब, तो ड्राफ्टिंग करने के लिए जो है हम दूसरे टाइपिस्ट पर निर्भर थे। एक सरदार वकील जी घूमते घूमते आए किसी के रेफरेंस से हमारे पास अपना मुकदमा बहस करवाने के लिए, जबकि उनके अपने घर में 5 वकील थे, मियाँ बीबी वकील, 3 बच्चे वकील, लेकिन घर में 5 वकील होने के बावजूद बहस करवाने के लिए हमारे जो है किराए के मकान पे आए तो देखे कि यार किताब तो जो है पूरा अटा पड़ा है, लेकिन कोई टाइपिंग मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और ये तमाम ये यहाँ आने के 1 साल की बात है। मैं यहाँ 2008 में आया हूँ, तो ये 2009 के नवंबर दिसंबर की बात है। तो बोले कि प्रकाश जी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं आप? तो हमने कहा सर वो सुप्रीम कोर्ट में जितने टाइपिस्ट बैठे हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता हूँ। तो बोले कि लेकिन यार मान लो कि आपको रात को कोई क्लाइंट आएगा कि हमको जो है पुलिस अरेस्ट कर ली है, ये कर ली है, वो कर ली है, और सुबह सुबह आपको इमरजेंसी में केस बहस करना होगा, तो आप टाइपिस्ट के पास कब जाएंगे, कब ड्राफ्टिंग होगी, कब उसका फोटोकॉपी, कब तमाम चीज होगा। सो यार एक काम करो, आप हमको मना मत करना, हमारे पास 2 लैपटॉप है घर में, एक आप ले लीजिए हमसे। अब दिल्ली का माहौल था, दिल्ली के बारे में कहीं पढ़ा था कि ये अलग मिजाज का शहर है, यहाँ जो है फासले से मिला करो, तुम गले लगाओगे तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा आपसे। तो लेकिन वो जो शायरी थी वो उस दिन गलत हो गई। सरदार जी जो है अपना लैपटॉप दे करके गए, और 3-4-5 साल खूब बढ़िया उस पर काम किए, और प्रोफेशन का एक शुरुआत हुआ।
तो डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपकी नीयत ठीक होती है, जब आपकी नीति ठीक होती है, जब आपके जीवन का उद्देश्य मात्र धनोपार्जन, मात्र जी व्यक्तिगत को ऊपर करना, मात्र जी अपने सुख में वृद्धि करना नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक गुड कंडक्टर हूं, जैसे अल्मुनियम है, पीतल है, वो जी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऊपर जी से जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति देगा समाज को देने के लिए। लेकिन जी आपके जी पास दो चीज होनी चाहिए। पहला, इंटेंशन होना चाहिए कि जो भी शक्ति मुझे ये प्रकृति जी देगी, एक डॉक्टर होने के नाते, जी वकील होने के नाते, टीचर होने के नाते, लेखक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, उसको हमको अपने तक संचयन नहीं करना है। हम सिर्फ हम सिर्फ एक कंडक्टर हैं जो आगे पास करेंगे उसको। हम एक जी वकील जी थे, हम एक आम आदमी थे जो स्ट्रगल कर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो क्या हम ऐसा जी प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में, अपने बहुजन जी समाज से, अपने जो जी गांव घर से, अपने आसपास जी के वंचित तबके से, गरीब गुरबा तबके से कम जी 500, 1000, 2000 वकील को हम सुप्रीम कोर्ट में ले आए? क्या हमारी जी जी सोच ये मेरा है? जी मेरा ये मकसद आपको इस चैनल पर लाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हमारे इस दबे कुचले वंचित समाज से, बैकवर्ड समाज से, मूल निवासी समाज से, बहुजन समाज से एक वकीलों की एक फौज निकलनी चाहिए। और मुझे जी लगा कि आपके अंदर वो एनर्जी, ऊर्जा है। निश्चित रूप से आप उस तरफ जो है कदम आपका बढ़ाएगा। मुझे अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो यही मेरा उद्देश्य था सर, आपको यहाँ इस पर 1 घंटे का समय दे करके, ताकि आप जो है लोगों को गाइड करें कि हमारे इस दबे कुचले समाज से आज किसी के वकील के पास जाए तो देखना पसंद नहीं करता है, तो बहुत सारे वकीलों की फौज निकले। यही मेरा उद्देश्य था। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। जी। जी, आगे की तो बात जारी रखें। जी जी। तो डॉक्टर साहब, मैं अपने सभी भाई बहनों से विनती करूंगा जो हमारे बहुजन समाज से हैं, मूल निवासी समाज से हैं, कि वो इस जी बात को समझें कि जितना फर्ज उनका अपने माँ बाप के प्रति है, जितना फर्ज जी उनका अपने पत्नी के प्रति है, जितना फर्ज उनके अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के प्रति है, जितना जी फर्ज उनको अपनी बेटी के लिए दामाद डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, पीसीएस खोजने के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा फर्ज आपका अपने समाज को ऊपर उठाने के प्रति है। और जी ये चीज मैंने कक्षा 4 में समझा था। कक्षा जी 4 में जब बारिश का समय था, जब मैं भीग करके अपने गांव से अपने स्कूल में गया था, और मेरे जी ही समकक्ष आयु का लड़का जो सवर्ण बिरादरी से था, उस जी लड़के के प्रति, लड़के के पिताजी के प्रति उस समय भी सम्मान था, आज भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने जी व्यक्तिगत मेरा या मेरे घर परिवार का या गांव में किसी का भी कोई भी अहित नहीं किया था। इसलिए पूरा जी सम्मान है उस परिवार का मेरे लिए। तो जी जब मैंने उनको ये देखा था कि जी देखो, वो लड़का भी तो मेरे आयु का है ना, लेकिन उसके पास जी में सबलता है, संसाधन है, इसलिए वो साइकिल पे बैठ के आया है, और मेरे पास जी गरीबी है, इसलिए हम पैदल चल के आए हैं। जी तो जी आज हमारे बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के सभी लड़का को, सभी लड़की को, जितने भी लोग तैयार हो रहे हैं, 15 प्लस वाले, 15 से अधिक उम्र वाले, उनको ये समझना जी पड़ेगा कि आप अगर जी पढ़ाई में हैं तो आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये ना हो कि हम रेलवे में एएसएम बन जाए, बुकिंग क्लर्क बन जाए, गार्ड बन जाए, टीटी बन जाए, या हम बैंक में पीओ बन जाए, क्लर्क बन जाए, एलआईसी में डबल एओ, डबल एडीओ बन जाए, या हम कोई और अधिकारी बन जाए। ये जी तो जीवन की पहली और प्रारंभिक स्टेप होती है कि आप अपने आप को योग्य बनाइए। नौकरी मिलते जी ही आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या हमने एक सर्टेन पोस्ट पाने के बाद में कोई एक जी ऐसी वैकल्पिक सोच, विचारधारा को जन्म दिया है कि हमारे जी जीवन काल में अगर हम पीओ बने अपने मेहनत से, या घर वालों की मेहनत से, या समाज जी के, या सभी के समन्वय मेहनत से, सम्मिलित मेहनत से, तो क्या हमने ऐसा कोई संसाधन बनाया है, ऐसी कोई रणनीति बनाई है कि हमारे जी हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमारे घर परिवार से, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, जी माइनॉरिटी के जी लोग हैं, या समाज में जो भी दबे कुचले गरीब गुरबा लोग हैं, कम से कम 10, 20, 50 आदमी को आप अधिकारी जरूर बनाइए। ये हो गया पढ़े जी लिखे लोगों के प्रति। अब जो जी बिजनेसमैन हैं, हमारे बीच के लोग जो बिजनेस में बढ़िया कर रहे हैं, उनका ये फर्ज है कि अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ लाभोपार्जन का माध्यम मत मानिए। जब हम लोग कॉमर्स में पढ़ने गए थे तो एक सब्जेक्ट था बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें डॉक्टर साहब बताया गया था, जो पहली सेंटेंस थी, हमको आज भी याद है, इंटरमीडिएट का हमारा पहला क्लास लिया हुआ था बीओ का, उसमें पहला जी सेंटेंस था बीओ में कि व्यवसाय का पहला लक्ष्य होता है समाज का सेवा, दूसरा होता है जी लाभोपार्जन। आज तो उल्टा हो गया है। जी व्यवसाय, इसलिए जी हेनरी फोर्ड का ये स्टेटमेंट है
हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट है, फोर्ड संस्थान के संस्थापक थे, मालिक थे, और पूरी दुनिया उनको जानती है कि एक सच्चा व्यवसायी का जो उद्देश्य होना चाहिए, पहला होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए समाज सेवा, दूसरा होना चाहिए लाभोपार्जन। तो हमारे जो बहुजन लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, इनके जो पत्रकार लोग हैं, उनको भी चाहिए कि अपने जीवन काल में खूब बढ़िया बढ़िया पत्रकारिता करें और अपने जीवन काल में ही, करियर में ही 150 पत्रकार जो है पैदा करें, हर पत्रकार। ऐसे जो हमारे वकील लोग हैं, उनको भी चाहिए कि हमारी वाणी, हमारी वेशभूषा, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो अपने समाज के प्रति, मूल निवासी वर्ग के प्रति, बहुजनों के प्रति हम इतने समर्पित रहें कि बहुजन तो तारीफ करे ही हमारी, जो समाज के दूसरे लोग हैं वो लोग भी हमारे बारे में कहें कि देखो उससे सीखो, समर्पण किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, उससे सीखो। तो ये जब भावना हमारे अंदर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, हम सभी को समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने आंचल को बड़ा करेंगे तभी ये कुदरत कुछ देगा। अगर डॉक्टर साहब, मैं आज भी कभी कभी आंखें बंद करके मैं सोचता हूँ कि अच्छा वो इस प्रकृति को या हमारे आसपास के लोगों को क्या जरूरत था हमको इतना मदद करने का। हम तो मैट्रिक पढ़ के भी छोड़ देते, इंटर करके छोड़ देते। तब कभी कभी समझ में आता है कि हो सकता है कि हम लोग, मैंने अपने स्तर पे हमेशा अपने पढ़ाई को, अपनी काबिलियत को, अपनी मेहनत को हमेशा मैंने समाज सेवा का माध्यम माना है। मैंने मेरी वकालत का जो समय है आज भी 90 और 10 पे चलता है। 90% हम अपना पूरा समय खर्च करते हैं समाज के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, और जो 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 वंचित तबका है उसके लिए, और 10% खर्च करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। इस पर एक थोड़ा सा एक जोक भी है लाइटर साइड से। अभी हम लोग बॉम्बे किसी अधिवेशन में गए थे, वहां पर सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विंग के 10-10 वकीलों को बुलाया गया था, ठीक है। तो वहां पर अपने महाराष्ट्र के एक सांसद है, उनसे बात होने लगी, तो वो बोले कि अच्छा वकील साहब, ये कभी कभी आप कोर्ट में दिखते हैं, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? तो हमने कहा सर अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? सही बात। सर ये आपकी बातें क्या कहा फिर उन्होंने? उसके बाद क्या उन्होंने उत्तर दिया? उसके बाद क्या उत्तर दिया? नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि आप तो समाज में एक्टिव है, लोगों की तो व्यवस्था बन जाती है, आपकी नहीं बनी आज तक। तो हमने कहा नहीं साहब, हम समाज सेवा को समाज सेवा मान के चलते हैं, हमने इसको कमाई का जरिया नहीं बनाया है। तो ये लोगों का परसेप्शन है समाज सेवा के बारे में। और जब नई पीढ़ी निकलेगी उसको इस धुंधले अक्स को साफ करना है, उसको ये बताना है कि वकील मतलब गद्दार नहीं, वकील मतलब चोर नहीं, समाज सेवक मतलब गद्दार नहीं, चोर नहीं, समाज सेवक मतलब दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समर्पित व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से अधिक गंभीर व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से अधिक योग्य व्यक्ति। डॉक्टर साहब, मैं अपने वकील बिरादरी में अकेला वकील हूं जो ये दिल से मानता हूं कि अगर पॉलिटिशियन इस देश का चाह ले तो वो इस देश का कायाकल्प 1 साल में कर सकता है। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि नेताओं का जो कॉमन सेंस है, नेताओं का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो वकील से, जज से, दूसरे किसी भी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। मेरा ऐसा मानना है। बस चक्कर ये है कि वो उस शक्ति का, वो उस नॉलेज का उपयोग स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, परिवार विशेष के लिए करते हैं। जिस दिन वो ये मान ले कि ईश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, मेरे को गुड कंडक्टर बनाया है, अब प्रकृति से मेरे पास बिजली आई है घर में रखने के लिए नहीं, उसको समाज में देने के लिए, कैसे नाली साफ रहे, कैसे पढ़ाई खूब हो, कैसे पढ़ाई सस्ता हो, कैसे चिकित्सा सस्ता हो, कैसे स्त्री सुरक्षा पे बात हो, कैसे लेडीज का सैनिटेशन पे बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। जी 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 सर, मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपका जो पूरा जीवन है वो संघर्ष में रहा, बचपन से लेकर के, और हाई स्कूल में, इंटर में, बीकॉम में, एमकॉम में, और एलएलबी करते समय आपने पूरा जो है संघर्ष किया, और वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, और आपसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी इस पूरी स्टोरी में जो समझ में आया, आपकी जो निरंतरता है, आपकी जो अग्र सोची सोच है, जो आपका परसेप्शन है, वो एक दूरदर्शी सोच है आपके माता जी की, पिताजी की, और आपके सहयोगियों की, उसके अनुसार आप खरे उतरे हैं, ये आप चले हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत ये ले हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा और उसे प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी, मेहनत,
एक बात निकल कर गया कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला, परिश्रम कुछ नहीं पहली होता। बिल्कुल प्राथमिकता है, बिल्कुल बिल्कुल परिश्रम बिल्कुल। पहली प्राथमिकता है। और दूसरी बात है अभाव, जो बात बताइए अभाव, जैसे जब हम ठान लगे कोई काम करना तो अभाव, जो जैसे आपकी स्टोरी से पता चला, आपने काम करना ठान लिया, धन भी आपके कोई रोड़ा, धन हालांकि अपनी जगह पर है, लेकिन व्यवस्था किसी न किसी तरीके से होती चली आई। यानी आपका जो ध्येय था, करने का जो ध्येय था, आपका जो सफल होना था, आपका जो सपना था कि जो है हमें, हम हमारे पिताजी ने तो मजदूरी करते हैं और हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें उस मंजिल, उसी मंजिल को तय करना। तो आपने जो है उस मंजिल को तय किया, वो सिद्ध करके दिखाया कि गरीबी और जो है बेकारी इसमें रोड़ा नहीं अड़ती, मन की गरीबी रोड़ा अड़ती है। जो मन में जो कठोर आपने जो ठान लिया था काम करने का, एक संकल्प लिया था, तनी मनी होती है। आदमी बैठा बैठा सोचता है कि शहर जाएंगे पढ़ने के लिए, कमरा मिलेगा, खाना मिलेगा, किताबें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मार देगा कोई, पीट देगा। आपने उस सब चीज की परवाह नहीं की, एक साहस दिखाया, एक दृढ़ता आपने दिखाई। निश्चित रूप से बहुत बहादुरी के जो है शख्स हैं मेरी नजर में। आपका सम्मान वैसे भी पहले भी था और आज भी इस स्टोरी को सुनकर के दुगना हो गया है। और मैं ये आप बस आपसे कंक्लूजन में चाहता हूँ, समय हमारे समाप्ति की ओर है, कि अब हमारे जो विद्यार्थी हैं प्राइमरी से लेकर के और ग्रेजुएट तक के जो विद्यार्थी हैं, उनको एक सूत्र में ये बात बताइए कि आपको जो है यदि कुछ करना है तो कुछ ऐसा टिप्स उनके सामने रखिए, ऐसा बताइए ताकि उनसे आपके जीवन से कुछ और ज्यादा सीखने का मौका मिले, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और आपने बहुत गेन भी किया, स्ट्रगल किया। उस स्ट्रगल का मैं सम्मान करता हूँ। वही स्ट्रगल करने की प्रेरणा हमारे दर्शकों में, जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो भी जो है इससे प्रेरणा ले सर। जी कम समय, 10 मिनट का समय। मेरे जी 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 बिल्कुल। मेरे जी मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, सबको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जी आपको अपने माँ बाप के प्रति बहुत ज्यादा आभारी, बहुत ज्यादा जी कृतज्ञ होना चाहिए। वो जी आपको इस दुनिया में लाते हैं, उसके बाद ही आप जी अच्छे बनते हैं, बुरे बनते हैं, मजदूर बनते हैं, आईएएस बनते हैं या जो भी बनते हैं। तो जी जीवन का होना जीवन की सबसे बड़ी बात है। आज की अगर आप जी घटना पे बात करें, बॉम्बे के एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो जी गरीब जी आदमी जी तो हाँ नहीं थे, समाज के जी जी नहीं सवर्ण समाज से थे, सब कुछ भरा पूरा जी था, बढ़िया चेहरा, सक्सेसफुल करियर, स्टेब्लिश जी नाम, जी सब कुछ था। लेकिन कुछ जी परेशानी जी आई, उसका सामना नहीं कर पाए, बेचारे सुसाइड कर लिए। उनसे हम लोग क्या जी जी सीख जी सकते हैं कि जीवन में जी सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का होना। अगर जी जीवन है तो ये सबसे बड़ी बात है, उसके बाद है कि जी कौन मजदूर है, कौन क्या है, नहीं है। दूसरा, आपको जी जीवन में जीवन में जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सज्जनता, जितनी ज्यादा प्यार अपने माँ बाप भाई बहन से करेगा, वो उतना जी ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये मेरा अपना मानना है। अगर मैंने जी कक्षा 4 में अपने बाबूजी का कष्ट नहीं देखा होता, मैंने अपनी जी कैटेगरी चेंज करने की बात नहीं सोची होती, तो जी आज मैं यहाँ बिल्कुल नहीं होता। मेरे ही बिल्कुल। उस, जैसा मैंने बताया कि क्लास 1 2 3 मैंने पढ़ा है गांव के स्कूल से, तो मेरे साथ में जी और भी तो कई लोग थे। उसमें से जी कई लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए हैं, कई लोग बिहार पुलिस में सिपाही बने, कई लोग जी दुकान चला रहे हैं। तो काम कोई जी छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जी आप कुछ जीवन में ठान लेते हैं किसी के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपके दिल में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होना होगा, आपके जी अंदर लगाव होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने पिता को, मैं अपने माँ को इस लायक करूंगा कि वो हवाई जहाज में चलेंगे मेरे बड़े होने पे। तो वो जी चाहने से तो चलेंगे नहीं, चाहने से नहीं तो नहीं 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 चलेंगे, उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा। और जी जब किसी को सुख आराम देना है तो फिर व्यक्तिगत तपस्या करनी पड़ेगी, अपना त्याग अपने तपोबल से आप बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जी आप अपने घर वालों से खूब मोहब्बत कीजिए, वो आपके माँ जी बाप हो, भाई बहन हो, शादी के बाद पत्नी हो, बच्चे हो। तो जी जब आप ऐसा मान लेते हैं एक बार कि मैं एक पुरुष हूँ और मेरा धर्म है अपने ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों को खूब खुशियां देना, जी तो आप खूब जी मेहनत जी करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप अगर जी 10 रुपये का समोसा भी बाजार में खा रहे हैं तो आपके दिल में एक बार टीस लग जाएगा कि अरे यार, मेरे घर में 6 आदमी हैं और हम समोसा देखो अकेले खा रहे हैं। तो जो जी आदमी 10 रुपया का समोसा खाने में अपने घर वालों का चेहरा उसके अक्स में आ जाता है, तो वो आदमी जी कभी शराब नहीं पिएगा, वो कभी गुटखा नहीं खाएगा, वो बाहर में जी कोई पार्टी नहीं करेगा। तो जी इसके लिए जरूरी है, सबसे पहला जो सीढ़ी है जो मुझे समझ में आता है कि आपको जी अपने घर वालों से बेहद प्यार करना चाहिए। दूसरा, जी आपको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तीसरा,
आपको ये समझ में आना चाहिए, अपने किसी और को मत बताइए, अपने आप को जी बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आप कहाँ जी पर जी है ये आप तय करते हैं। माँ बाप तो जी ये देखते हैं ना कि मेरा 3 बच्चा है, तीनों किताब लेकर बैठा हुआ है, एक का जी जी ध्यान फिल्म में है, एक का ध्यान क्रिकेट के ग्राउंड में है, एक का ध्यान जी सही में किताब पे है, तो वो विद्यार्थी जानता है। इसलिए जी सामने वाले के प्रति नहीं, अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए। और जी हम लोग जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस बहुजन या मूल निवासी या गरीब गुरबा कैटेगरी से है, एक ही चीज है जो हम लोगों का स्लैब चेंज कर सकती है, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई। सरकारी स्कूल पता नहीं इस देश में कब खत्म हो जाए। तो भैया जब तक जी सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कॉलरशिप मिल रहा है, जितना रगड़ के पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। आज मेरी उम्र जी 40 साल है, आज मैं चाह के भी वो पढ़ाई नहीं कर सकता जो मैंने जी 12 साल में, 13 साल में, 20 साल में, 22 साल में की है। आज मैं जी पढ़ाई करता हूँ मुकदमे के हिसाब से। आज जी मैं जो होता है नॉलेज बढ़ाने वाली पढ़ाई, मैं आज नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। मेरा बहुत जी समय समाज में खर्च होता है, मेरा बहुत जी समय जो मेरे जूनियर वकील हैं उनको सलाह देने में खर्च होता है, मेरा बहुत जी जो समय है वो राजनीति में खर्च हो रहा है। तो आज मैं जी चाह करके भी अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो जी जी कानून पढ़ते पढ़ते मैंने जो कानून पढ़ लिया वो पढ़ लिया। आज जो मैं जी कानून पढ़ता हूँ वो मुकदमे के लिए जरूरी है। वो मेरे जी जी अपने कानूनी दिमाग को मैं नरिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो साथियों, जी मेरे जितने भी छोटे भाई बहन है, सबसे मैं अपील करता हूँ, अभी पढ़ने की जी आयु है, माँ बाप भाई बहन से खूब मोहब्बत कीजिए, अपनी कैटेगरी को चेंज कीजिए। और जी पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो जी आपको या तो मुफ्त में या तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप काबिल बन सकते हैं। कल जी मैं किसी मुकदमे की, कल मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, कोई पीआईएल मेरे पास में आया हुआ है, केरल का ग्रुप है जी ओबीसी का। तो जी उस दौरान मैंने जाना है कि आज के डेट में भी 2020 में भी अगर कोई बहुजन मूल निवासी का लड़का या लड़की हो, जिसके पास जी मेरिट हो, मेहनत हो, समर्पण हो, तो वो मेडिकल एंट्रेंस अगर निकाल लेता है अपने मेरिट से, तो वो 4 लाख 4.5 लाख रुपया में मेडिकल पास कर सकता है। इससे अधिक फीस जी नहीं है सरकारी मेडिकल कॉलेज की, ये जी सच्चाई है। जी हम लोगों को हवा जी क्या दिखाया जाता है मीडिया से, करीब 50 लाख की फीस, 70 लाख की फीस है। अरे भैया वो डोनेशन वाली फीस है, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। दूसरा, जी आरक्षण हमारे पास है, बिल्कुल है, लेकिन आप सभी आरक्षण पर डिपेंड मत रहिए। आप सभी जी अपने आप को इस लायक बनाइए कि हम लोग जनरल सीट में जाएंगे और वहां लड़ेंगे और वहां नौकरी लेंगे। आरक्षण का जी फायदा उन लोगों को लेने दीजिए जो आपसे पढ़ाई में कमजोर है, आपसे किसी जी और चीज में कमजोर है। हम में से जी हर व्यक्ति जो है अपने आप को ये सोचे कि मुझे डॉक्टर जी सिंह कश्यप की तरह बनना है। हम में से हर व्यक्ति जी ये सोचे कि बाबा साहब आज से 100 सवा 100 साल पहले उतनी ज्यादा जो है नेगेटिविटी के बीच में, उतने ज्यादा संसाधन विहीनता के बीच में, उतने ज्यादा जी समस्याओं के बीच में, उतने ज्यादा आपदाओं के बीच में, उतने ज्यादा आफतों के बीच में, जब वो जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंच सकते हैं, काबिलियत के जी मामले में तो उनके तुलना में अभी हम और कोई भी लोग अभी 1% नहीं बने, उनके लोग छाया नहीं बन जी पाए हैं। तो जी सवाल बिल्कुल है नहीं बन कि पाए आज बिल्कुल। हमारे पास में गूगल है, आज हमारे पास में जूम है, आज हमारे पास दुनिया का चीज है, सारी जी जानकारी इंटरनेट पर है। गलत देखना जी सही देखना हमारे ऊपर है। दुनिया हमारे भर का ऊपर है। एनजीओ चल रहा है। तो आज डॉक्टर साहब, मेरा तो एक ही चीज मानना है कि अगर कोई लड़का जी या लड़की ठान ले कि जी जितनी मोहब्बत, ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड बात है लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा बड़े अच्छे शब्दों जी में, जी जितनी तमन्ना से एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, जी अगर उतनी ही तमन्ना से कोई लड़का अपनी पढ़ाई से मोहब्बत कर ले, तो जी वो इस दुनिया में कुछ भी बन सकता है। चाहे जी जज जी बनना हो, वकील बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, पीसीएस बनना हो, आईएएस बनना हो। दिक्कत यह जी है कि हम पढ़ाई से उतनी मोहब्बत करते नहीं है। दिक्कत जी यह है, बिल्कुल, समय समाप्ति सच्चाई जो यही है, है। अब मैं यहाँ पर जो है एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। सर, आपने बड़ी मेहनत करके, बड़ी परिश्रम से बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि अपने जीवन का एक अपना अच्छा और कड़वा अनुभव बताया कि गरीबी क्या चीज होती है, और उस गरीबी ने और उस मजदूरी करके हमारे माता पिताजी ने हमें वो रास्ता दिया, वो चीज दिया जो आप बार बार अपने पिताजी की तरफ देखते रहे, और वो ऊर्जा वहां से आपको मिलती रही। काश सभी लोग इस तरह की ऊर्जा लेते रहें और चलते रहें। आप हमारे स्टूडियो में और हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी मैं बुलाऊं आप मेरे लिए, अपने हमारे साथियों के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और बीच में हमारे आते रहे। और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। आपका भी और बहुत बहुत जितने धन्यवाद। जितने लोग इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि इस वैल्यूबल स्टोरी को जो है
एक जो साधनहीन संसाधनहीन व्यक्ति एक देश की राजधानी में इतनी बड़ी संसद, इतनी बड़ी जो है कोर्ट होती है, उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है, उस कोर्ट में वकालत किया, जिसके पास एक साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, वहां से निकल के आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और गरीबों की सेवा कर रहे हैं, मूल्यवासियों की सेवा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ बहुजनों के मूवमेंट में भी आप लगे हुए हैं। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है और ये बड़ी तारीफ काबिल है सर आपका। बहुत ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इसी तरह से लगे रहे, आपके जीवन की मैं लंबे होने की कामना करता हूँ, ताकि आपका साथ हमें हमेशा मिलता रहे, हमारे साथियों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।